हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी सीयूईटी एग्जाम के लिए, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करने से पहले हमारे संभव लॉ में पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स चल रहा है सीयूईटी एलएलएम पीजी का, जिसमें आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, कंप्लीट कवरेज आपको मिल रहा है सिलेबस का, एक्सटेंसिव आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे उसके, एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस है इन जस्ट 2199 में। एंड इससे रिलेटेड जो भी और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उस पर आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कौन सा कोर्स है, कैसे चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। अब जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि अगर मैं एलएलएम का एग्जाम देने जा रहा हूँ तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक बहुत मेजर पोर्शन कवर कर सकता है। कि मैं ये नहीं कह रहा कि करता है या आज तक करता हुआ आया है, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपके एलएलएम एग्जाम के लिए ही बने हैं एक्चुअल में, क्योंकि आईपीआर का वैसे तो और कहीं स्कोप है नहीं जितना एलएलएम के एग्जाम्स में। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आज पेटेंट्स लॉ, कि हमारे आईपीआर में पेटेंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो पेटेंट्स की जो भी डेफिनेशन है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल में क्या है, पेटेंट होता क्या है। ठीक है, कई कई बार क्या होता है ना, एक जो प्रॉब्लम एक जो आ रही है, तो हो क्या रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉपीराइट एंड पेटेंट में वो डिफरेंस नहीं कर पाते, कि जैसे मैंने अगर कोई चीज लिखी तो क्या वो मेरा पेटेंट होगा या उसके ऊपर मेरा कॉपीराइट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ना एक्चुअल में क्या है, कॉलेजेस में इतना प्रॉपर पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, तो एक जो बेसिक एक जो कंसेप्ट रहता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा मतलब थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। हमारा जो कंसेप्ट रहता है कि भाई पेटेंट का जो प्रोटेक्शन है वो कैसे मिलेगा, अगर मैं पेटेंट के प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ तो वो कैसे मिलेगा, एंड अगर मैं कॉपीराइट की प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ तो वो कैसे मिलेगा, प्लस किस चीज पर मैं कॉपीराइट का प्रोटेक्शन ले सकता हूँ, किस चीज पर मैं पेटेंट का प्रोटेक्शन ले सकता हूँ। ठीक है, तो पेटेंट प्रोटेक्ट इन्वेंशंस जो है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेंटर्स के पास क्या एक्सक्लूसिव राइट टू यूज होता है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ ताकि इसको आप लोग देखें। क्या जो इन्वेंटर है, एक ये भी इनको देखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि क्या जो इन्वेंटर्स हैं उनके पास एक्सक्लूसिव राइट रहता है यूज करने का पेटेंट, अपने जो भी पेटेंटेड जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको। ठीक है, प्लस उनको क्या कितना प्रॉफिट वो ले सकते हैं अपने इन्वेंशन से, और कितने लिमिटेड पीरियड के लिए ले सकते हैं, ये भी आपको देखना है। ठीक, प्लस अगर मैं पेटेंट की बात कर रहा हूँ ना, तो अभी जब कोविड आया था ना, तो कोविड की वैक्सीन पर कुछ लोगों ने पेटेंट लेने का ट्राई करा था, या जो भी एक जो सिनेरियो हुआ था ना, वो आप जरूर पढ़िएगा कि कोविड वैक्सीन पर पेटेंट का क्या सीन था पूरा पूरा। ठीक है, ये आपको देखना है क्योंकि माइट बी पॉसिबल, अब सीयूईटी वाले ने कुछ भी पूछ सकते हैं, तो माइट बी पॉसिबल वो ये पूछ ले। ठीक है, फिर कौन कौन सी इन्वेंशन हैं जो जो प्रोटेक्टेड रहती हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेंशन आपको देखना है। उसमें उसमें से भी कौन सा पेटेंट होगा, ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू होगा। ठीक है, एंड क्या इवन न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, इनको भी आप पेटेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि सब कोई प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, कोई भी एक प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने उसका कोई और एक यूज केस एक आपने उसका बता दिया, एंड उस यूज केस को बता के आपने फिर उसको पेटेंट करवा लिया। तो क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, फिर यूएस ने हमारी एक इंडिजीनियस एक हमारा एक स्पाइस थी, ठीक है, उसको उसके बेनिफिट्स को बताकर पेटेंट करवाना चाहा था, तो वो क्या था वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर कोई भी जो भी चीज है अगर उसको पेटेंट कराना है, आपका जो भी कोई भी इन्वेंशन है अगर आपको उसको पेटेंट करवाना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है पेटेंटेबिलिटी की, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या है देखिए, कि जैसे एक तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इन्वेंशंस मस्ट बी नोवल। ठीक है, नोवल होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस, कि ऐसा ना हो कि साहब जैसे मैंने वो दिखा दें कि साहब देखो पानी है, मुझे प्यास लग रही, मैंने पानी पी लिया तो साहब मेरी प्यास बुझ गई, तो देखो अब साहब ये जो पानी है ये सब मेरा पेटेंट हो गया। तो नॉन ऑब्वियस होना चाहिए एंड हैव इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी टू बी पेटेंटेबल। अब उसका कोई तो इस्तेमाल हो, उसका कोई तो एक उसका एक यूज केस हो। अगर कोई उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है, अगर कोई उसका यूज केस ही नहीं है, तो आप उसको सिर्फ पेटेंट करवाना क्यों चाह रहे हो, पहली बात तो। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। मतलब ये जो आपकी जो ये चीजें है ना, ये आपकी इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, जो ये रिक्वायरमेंट्स है ना ऑफ पेटेंटेबिलिटी। कभी कभी इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या कोई केस लॉ हुआ हो, ठीक है। अब इसके जो भी लैंडमार्क केसेस है वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक। फिर पेटेंट इंफ्रिंजमेंट की बात क्या होगा, अगर मैं अनऑथराइज यूज कर रहा हूँ, अगर मैं उसको अनऑथराइजली सेल कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ किसी की भी पेटेंट इन्वेंशन को, ठीक है, तो क्या वो इंफ्रिंजमेंट की कैटेगरी में आएगी, एंड क्या लीगल एक्शन आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी कि अगर मैंने पेटेंट का इंफ्रिंजमेंट अगर मैंने किया है तो कैसे, तो कौन सा पनिशमेंट, मतलब जो भी इंफ्रिंजर है उसके ऊपर किस तरह का पनिशमेंट लगेगा, ठीक है, प्लस कितना पनिशमेंट लगेगा। ईयर्स चाहे तो याद मत रखिएगा क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा हेक्टिक एक हो जाता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि साहब इंफ्रिंजमेंट होगा तो पेटेंट इंफ्रिंजमेंट का जो भी वो सेक्शन होगा वो देख लीजिएगा, ठीक है। प्लस जो अगर फाइन या अमाउंट जो भी हो, या जो भी नंबर ऑफ इयर्स हो पनिशमेंट का, एक बार उसको देख जरूर लीजिएगा, ठीक है, भले ही याद मत रखिएगा बट एक बार उसको देख के जाइएगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट किसका, कॉपीराइट्स का। अब कॉपीराइट्स में क्या है, अब फिर वो ये आपको उसकी डेफिनेशंस सब देखनी पड़ेंगी, ठीक है। कॉपीराइट्स प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क्स ऑफ ऑथरशिप, ठीक। अब ये ओरिजिनल वर्क क्या है ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक। ये याद रखिएगा, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। और इसको इसी मतलब जो क्रम आपके जो बेरेट्स में जो लिखा होगा ना, है ना, जो क्रोनोलॉजी एक जो लिखी होगी उसी के हिसाब से उसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगर मैंने किसी चीज को कॉपीराइट कराया तो फिर कौन कौन से जो राइट्स है जो ग्रांट होते हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट किसको मिलता है, ऑथर को मिलता है। अच्छा, एक और चीज, कभी कभी ऐसा भी हुआ है एक दो बार एग्जाम में, पेटेंट की जगह उन्होंने लिख दिया है ऑथर, कॉपीराइट की जगह उन्होंने लिख दिया इन्वेंटर। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, इन्वेंटर होता है पेटेंट का, ऑथर होता है कॉपीराइट्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कि राइट टू कॉपी होता है, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट होता है, अडाप्ट देयर वर्क होता है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव राइट कौन कौन सा मिलता है अपने उस ऑथर को, है ना, जिसके कि उस चीज पर कॉपीराइट दिया जाता है। फिर कॉपीराइट कितने सालों के लिए दिया जाता है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स, ठीक है, ये देख के रखिएगा कि कितने सालों के लिए है कॉपीराइट, ठीक। ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट जो है, ठीक है। अब इसमें ये याद रखेंगे कि कॉपीराइट टिपिकली लास्ट फॉर द लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स आफ्टर देयर डेथ, ठीक है। तो अब इस चीज को देख लीजिएगा कि ऑथर की कितनी, मतलब क्या लाइफ तक रहता है या कितने सालों तक रहता है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। फिर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आप देख लीजिए, अनऑथराइज कॉपी के लिए क्या सजा है, डिस्ट्रीब्यूशन और अडेप्टेशन ऑफ कॉपीराइटेड वर्क के लिए क्या है। हम एक जो वो करते हैं ना, जैसे अगर जब आप लोग अपने एलएलएम करने जब आप जाएंगे ना, तो आप लोग को अपना एक डिसर्टेशन बनाना पड़ेगा। डिसर्टेशन में अब क्या होगा ना, आप लोग को एक प्लेजरिज्म होता है। प्लेजरिज्म इज कि आप कितना जो कंटेंट है आपका वो कॉपीड हो सकता है, ठीक है। तो आपको किसी यूनिवर्सिटी में 5% अलाउ करते हैं, ठीक है, किसी में 10% अलाउ करते हैं, एनएलयूज वगैरह में शायद 10% अलाउ करते हैं, और बाकी किसी में मैथ जो होता है वो 20% अलाउ करते हैं, क्योंकि डिसर्टेशन आपका जाता है 100 पेजेस में, ठीक है। तो अब ये इसीलिए प्लेजरिज्म का भी जो कंसेप्ट है ना वो रिलेटेड है कॉपीराइट से। तो इसको भी याद रखिएगा कि माइंड पॉसिबल वो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि भाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेजरिज्म इज रिलेटेड टू। अब जिसका भी कॉपीराइटेड वर्क है, जिसका भी ओरिजिनल वर्क है, आप उसको कॉपी करके अगर आप उसको अपने डिसर्टेशन में डालते हैं, तो या तो आपको उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है कि सर ये, मतलब ये जो वर्क है ये मैंने फलाने आदमी से लिया है, मतलब ये मैंने फलाने आदमी के वर्क से लिया है, तो उसमें आपको फिर अपने फुटनोट्स में उसका नाम डालना पड़ता है या उसका काम डालना पड़ता है, तो फिर आपका तो ओरिजिनल वर्क रहा नहीं, एंड डिसर्टेशन मस्ट बी योर ओरिजिनल वर्क, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा एक बार कि जो कॉन्सेप्ट है प्लेजरिज्म का कहाँ से आया, ठीक है, और मतलब कैसे आया बेसिकली, ठीक। नहीं भी देखेंगे प्लेजरिज्म के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ मतलब एक ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए ट्रेडमार्क्स पर। अब ट्रेडमार्क्स के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि ये ब्रांड नेम्स को प्रोटेक्ट करता है, सिंबल्स को प्रोटेक्ट करता है, डिस्टिंक्टिव मार्क्स को प्रोटेक्ट करता है। अब अगर आप लोगों पे टाइम हो, वैसे तो अब एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, पर अगर आप लोग पे टाइम हो ना, तो दिल्ली हाई कोर्ट के ना आजकल काफी सारे केसेस आ रहे हैं विद रिलेटेड टू द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। तो इसको देख के रखिएगा। और एक डोमिनोज का एक केस हुआ है इसका ट्रेडमार्क का, तो उसको एक बार जरा देख लीजिएगा डोमिनोज वाले का, ठीक है। एक इसका केस हुआ तो एक इसको जरा देख के चलेगा कि भाई क्या केस था, कैसे था, ठीक। प्लस डिस्टिंक्टिव मार्क्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या कैसे डिस्टिंक्टिव मार्क्स होने चाहिए ट्रेडमार्क्स अलग अलग करने के लिए, ठीक है, या गुड्स एंड सर्विसेज में क्या जो जो डिस्टिंग्विशमेंट है
क्या वो चलेगा किसी भी एक ट्रेडमार्क को अगर वो कॉपी करता है तो, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स, कि ट्रेडमार्क वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, लोगोस हो सकते हैं, सिंबल्स, कलर्स, साउंड्स और इवन शेप्स, ठीक है। तो इसको ये एक बार पढ़ लीजिएगा अपने बैरेक में कि ट्रेडमार्क्स क्या-क्या हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में देखिए अनऑथराइज्ड यूज जो भी आपका ट्रेडमार्क का होगा, ठीक है, वो बेसिकली जो एट द एंड जो एक वो उसका एक जो इफेक्ट होता है ना, वो होता है क्या कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स व्हाट? इट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द बायर या इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो कैसे क्या जो भी उसका अनऑथराइज्ड यूज होगा, कौन से सेक्शन में है, ठीक है, कितनी सजा है, ये आपको देखना है, ठीक। फिर आ जाएगी ट्रेड सीक्रेट्स पर। अगेन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क था, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है तो हम पढ़ लेते हैं, मतलब एक पढ़ने लायक है तो हम पढ़ लेते हैं इसको। डेफिनेशन आप देख लीजिएगा ट्रेड सीक्रेट्स की। एंड क्या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, इसमें ना ट्रेड सीक्रेट में व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये आपको देखना है, ठीक है, कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक, जिससे कि कॉम्पिटिटिव बिजनेस वालों को एडवांटेज मिल जाए, ठीक। जैसे कि फॉर्मूलाज हुई, प्रोसेसेस हुई, या कंज्यूमर या कस्टमर लिस्ट हुई। अब जैसे वो है ना पेप्सी एंड कोको कोला वाले, पेप्सी एंड कोक वाले जो है, ठीक है, उनके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो आज तक भी वो सीक्रेट है, वो तो किसी के पास है ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक ये देख लीजिएगा, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं ट्रेड सीक्रेट्स का, ये देखना होगा आपको इसमें। प्लस ट्रेड वो सीक्रेट का मिस अप्रोप्रिएशन कैसे होता है, ठीक है, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर हो गया जैसे, या कुछ भी हो गया, तो वो देखना है। प्लस उसका फिर उसके अगेंस्ट में क्या लीगल एक्शन लिया जाता है वो आपको देखना पड़ेगा। अब आ जाइए इंडस्ट्रियल डिजाइन पे, ठीक। अब इंडस्ट्रियल वो डिजाइन भी बहुत सारी तरह का होता है कि साहब, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल है, ठीक है, वो उस बॉटल का कोई शेप ऐसा है, ठीक। तो अब इस पे एक स्ट्रिप्स हैं, दो स्ट्रिप्स हैं, तीन स्ट्रिप्स हैं, चार स्ट्रिप्स हैं। तो हर बॉटल का ना अपना अपना एक इंडस्ट्रियल डिजाइन एक होगा, ठीक है। अब जैसे एक वो सुराही टाइप की एक बॉटल, वो अगर सपोज वो करिए ये किसी ने सुराही टाइप की एक बॉटल बना दी, ठीक। तो ये सब इंडस्ट्रियल डिजाइन में आते हैं, और जो भी डिजाइन होते हैं ना वो सब प्रोटेक्टेड होते हैं बेसिकली, ठीक है। उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है और वो सब प्रोटेक्टेड होते हैं। तो अब इंडस्ट्रियल वो डिजाइंस का प्रोटेक्ट कैसे, एस्थेटिक अपीयरेंस उसकी होगी, प्रोडक्ट की शेप, कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्नामेंटेशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब इंडस्ट्रियल डिजाइन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार देखते चलिएगा, ठीक है। प्लस इंडस्ट्रियल डिजाइन का प्रोटेक्शन कैसे होता है वो आपको देखना है, और ओनर के पास क्या एक्सक्लूसिव राइट्स आते हैं ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अनऑथराइज कॉपीइंग का फिर क्या वो है, फिर ये सब देखना है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम जीआई टैग्स भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से जब आप पढ़ने बैठे ना आईपीआर, तो सबसे पहले आप अपना लीजिएगा क्या, पेटेंट पढ़िएगा, देन कॉपीराइट, देन ट्रेडमार्क, देन फिर पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन, और उसके बाद भी टाइम बच जाए तो फिर ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट्स में सबसे पहले मत जाइएगा, ठीक। अब डेफिनेशन, अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि कड़कनाथ चिकन जो है, ठीक है, उसको एक जीआई टैग मिला हुआ है। कड़कनाथ जो चिकन होता है उसको वो जीआई टैग मिला है, ठीक है। ब्लैक कलर का चिकन हो, इसका ब्लैक कलर का चिकन होता है, ठीक है। अब कहाँ पे है ये, कहाँ मिला, एक काम कीजिएगा, आप लोग कम से कम 10 से 12 जीआई टैग्स जिन जिनको मिल रखे हैं ना, उनको जरा स्टडी कर लीजिएगा, और अगर हो सके तो याद कर लीजिएगा कि कहाँ का क्या फेमस है, ठीक है। GI protects the names of the products that originate from a specific geographical location. इसका मतलब ये होता है possesses qualities or reputation attributable to that place. ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे वाइन फ्रॉम बर्गंडी है, चीज फ्रॉम रॉकफोर्ट है, या फिर कॉफी फ्रॉम कोना है, ठीक है। अब इनको जीआई टैग, अब इनका वैसे तो मेरे हिसाब से है, बट शायद एक आध के में कुछ था प्रॉब्लम, है ना। तो मैं इसको पूरा का पूरा मतलब मैं इसको ऑथराइज नहीं करूंगा कि ये सही है यहाँ पे नहीं, लेकिन हाँ जो कड़कनाथ है उसको एक जीआई टैग है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कम से कम 10 से 12 जो भी होंगे ना आपके, है ना, वो जीआई टैग कम से कम आप पढ़ के जाइएगा एक बार, ठीक है। देख, मैं इसमें ना बस जैसे जो ये चीज फ्रॉम रॉकफोर्ट है ना, तो ये ग्लोबली जिसको जीआई टैग मिला था ना, तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट था टू रिसीव द जीआई टैग, ठीक है। तो अगर इन केस ये क्वेश्चन आ जाए, मतलब मुझे इसके बारे में नॉलेज है, बाकी के बारे में मैं ऐसा कोई अथॉरिटेटिवली मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। बट चीज फ्रॉम रॉकफोर्ट जो है, ये प्रोडक्ट, मतलब ये फर्स्ट प्रोडक्ट था ग्लोबली जिसको कि जीआई टैग मिला था,
ठीक, तो आपको क्या करेगा, ये तो अब ये ग्लोबल वाले हो गए, अब जैसे ये फ्रांस में है, ठीक है, कॉफी फ्रॉम कोना है, तो आप क्या करिएगा, इंडिया के जितने भी जीआई टैग्स हैं उसमें से मैं कह रहा हूँ जो आपको याद रह जाए कम से कम 10 से 12, ठीक है, तो एटलीस्ट वो पढ़ जाइएगा। माइट बी पॉसिबल कि जीआई टैग में वो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ ले। ठीक, देन फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्टेड थ्रू, मतलब कैसे उसका प्रोटेक्शन होता है जीआई का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है, ठीक है, या कैसे होता है, प्लस फिर क्या अधिकार मिलते हैं आपको, और फिर अनऑथराइज यूज के लिए क्या पनिशमेंट है, ये आपको देखना है। ठीक, तो थोड़ा सा ये सब इंपॉर्टेंट है, देख के चलिएगा। देन फिर आ जाइए लेआउट डिजाइन एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे। ठीक है, लेआउट डिजाइन जो भी है, अब जैसे क्या 3D है लेआउट, क्या इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, कौन सी चिप है, क्या है, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन वाइज ये थ्योरेटिकली बस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली एक बार पढ़ जाइएगा। ठीक, इसका क्या प्रोटेक्शन, कैसे मिलता है प्रोटेक्शन, ओनर जो होता है उसको क्या एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं, प्रॉफिट क्या मिलता है, बेचने पर क्या होता है, ये सब, एंड डिजाइन का जो भी इंफ्रिंजमेंट करता है फिर उसके लिए क्या मतलब बेसिकली सजा है वो। ठीक, अब हमारे संभव लॉ में ना सीयूईटी पीजी का एलएम के लिए ना मॉक टेस्ट सीरीज एक चल रही है, 40 मॉक्स है उसमें। एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज होगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट हर टॉपिक को लेके क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेगा आपको, एक एनालिसिस डैशबोर्ड एक हमारे पास पूरा है वो मिलता है आपको, फ्लेक्सिबल एक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा, एंड दिस इज ऑल इन जस्ट 1299। ठीक है, तो जिसको भी एनरोल होना है एंड मॉक टेस्ट में जिसको भी अपीयर होना है वो मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकता है। ठीक, एंड अच्छा स्कोर कर सकता है एग्जाम में। मॉक टेस्ट वगैरह से ना एक ये आसानी हो जाती है कि सहूलियत हो जाती है कि जब आप मॉक टेस्ट जब आप देते हैं तो आपके जितने भी डाउट्स होते हैं ना जो मनी मन में कहीं जो रहते हैं वो आपके क्लियर होते चलते हैं, और इसमें अगर क्वेश्चन गलत हो भी गया तो जब आप इसका जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपके पास एटलीस्ट एक ये होगा कि हाँ भाई मैंने वहां ये गलती वो कर दी थी, अब मुझे यहाँ पे ये सुधार लेनी है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि सेम क्वेश्चंस जो होते हैं वो फंस जाते हैं हमारे मॉक टेस्ट से जो भी एग्जाम्स होते हैं ना उसमें। ठीक है, अब आ जाइए बात करते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज की। अब एक पेरिस कन्वेंशन हुआ, ठीक है, पेरिस कन्वेंशन में क्या था क्या नहीं था ये आपको देखना पड़ेगा, उसके सेलिएंट फीचर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, एंड कौन कौन से गवर्निंग रूल्स थे मेजर, जितने भी मेजर रूल्स थे ये आपको देखना पड़ेगा पेरिस कन्वेंशन में। ठीक है, एक हुई पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी हुई जिसको कि हम पीसीटी बोलते हैं। इसका क्या बैकग्राउंड था पेटेंट के रेस्पेक्ट में, इसको ऑब्जेक्टिव क्या था ये आपको देखना पड़ेगा, याद नहीं रखना है बट एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा, प्लस सेलिएंट फीचर्स क्या थे ये देखना पड़ेगा। ठीक, देन फिर मैड्रिड कन्वेंशन हुआ, इसके आपको सेलिएंट फीचर्स इसके आपको देखने पड़ेंगे। तो इन केस अगर कन्वेंशन आ जाए ना, देखिए कन्वेंशन में क्या होगा ना, कन्वेंशन में आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है कि कौन सा कन्वेंशन कब हुआ, कौन सा 1956 में हुआ, कौन सा 1958 में हुआ, एंड सो ऑन। ठीक, तो बस इसमें ना मेजर जो चीज याद रखने वाली है मैं कहूँगा तो वो ये है कि आपको इसमें क्रोनोलॉजी याद रखनी है। ठीक, देन फिर आ जाइए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि हम वाइपो बोलते हैं, WIPO। माइट बी पॉसिबल कि इसका आपसे सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। प्लस फिर बैकग्राउंड क्या था, वाइपो कैसे बना, ठीक है, सेलिएंट फीचर्स क्या थे, एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है ना वाइपो का वो। प्लस फिर एक और चीज आपको रखनी है कि वाइपो का एक्चुअल में क्या है, फंक्शन वाइपो का क्या है, ये आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको ना एक और अग्रीमेंट एक हुआ था जिसको कि हम बोलते हैं ट्रिप्स अग्रीमेंट। ठीक है, तो ये कब हुआ था एक तो आपको ये देखना है, इसका पूरा आपको फुल फॉर्म देखना है, फुल फॉर्म आपको बता दे रहा हूँ, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अग्रीमेंट। ठीक है, अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, इसका क्या रोल है, ये आपको पूरा देखना है। ठीक, फिर अब इंडिया में ना एक प्रोग्राम एक चल रहा है जिसको कि हम बोलते हैं, मतलब जिसका कि नाम दिया गया है कपिला। ठीक है, दैट इज अ सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट कॉल्ड कलम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। ठीक है, जो कि करंट जो वो जितने भी बैरियर्स है ना, जो भी करंट बैरियर्स है ना आपके, ठीक है, ये इनको मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के उसमें इनोवेशन में, ठीक है, वो उनको हटाने का प्रयास कर रहा है कपिला। ठीक है, तो एक ये पूरा पूरा का पूरा एक ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, तो माइट बी पॉसिबल कि आपसे ये कपिला का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। प्लस जितने भी हमारे ट्रेडमार्क्स एक्ट है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एक्ट है, ये है, इन सब के आपको ईयर्स याद रखने हैं। ठीक है,
फिर एक हमारी एक नेशनल आईपीआर पॉलिसी आई थी, वो आपको याद रखना है थोड़ा सा। एक नेशनल हमारी आईपीआर पॉलिसी आई थी ऑफ 216 2016 में आई थी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक बार उसका पढ़ लीजिएगा, या फिर बस इसी को याद रखिएगा कि नेशनल आईपीआर हमारी पॉलिसी कब आई थी। ठीक है, तो वो 2016 में आई थी। ठीक है, बाकी जो थोड़े बहुत जो भी जजमेंट्स वगैरह हैं इंपॉर्टेंट, ठीक, वो याद कर लीजिएगा, है ना। इसमें दो तीन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कंसेप्ट है पासिंग ऑफ का। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा कि भाई पासिंग ऑफ क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा। एंड थोड़ा सा बस वही है, थोड़ा सा ईयर्स याद रख लीजिएगा। एंड एकाध एकाध जो सेक्शंस हैं आपके बीआरएट्स में, उसको याद रख लीजिएगा। बाकी मेन मेन कंसेप्ट पर अपनी अपनी वो थोड़ी सी पकड़ रखिएगा कि व्हाट इज ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स क्या है ना। तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। ट्रिप्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, वाइपो के बारे में पढ़ लीजिएगा, कपिला को एक बार देख लीजिएगा, या इसका बस फुल फॉर्म ही इसका बस देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका एक बार फुल फॉर्म ही एक बार इसका पढ़ लीजिएगा। ठीक, बाकी हम आज का हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपको फर्दर अपडेट्स होंगे सीयूटी से रिलेटेड, वो आपको उन्हीं पर मिलेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।